हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, एग्जाम आ गए और अभी भी स्ट्रेस में हो तो ये वीडियो है सिर्फ आप ही के लिए। आज मैं आपके लेकर आई हूँ बीपीसीएस 186 जून 2025 का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन, जो एक्सक्लूसिवली आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ उन्नति एजुकेशंस पर। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जहां पर आपको मिलेगी एकदम लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। तो चलिए क्वेश्चन पेपर देखते हैं हम। ये है आपका जून 2025 बीपीसीएस 186 मैनेजिंग स्ट्रेस। ये है आपका 2 आवर्स का क्वेश्चन पेपर जो रहेगा 50 मार्क्स का। आपको कोई भी 5 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करने हैं, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम द ईच सेक्शन, और आपका जो आंसर है वो 300 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए। चलिए अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। यह है आपका सेक्शन नंबर ए और हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ स्ट्रेस, डिस्कस द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एंड अ जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, शॉर्ट फॉर्म गैस। यह है आपका 10 मार्क्स का आंसर। देखेंगे हम। सबसे पहले हम आएंगे इसके इंट्रोडक्शन पर। स्ट्रेस रेफर करता है आपके रिलेशनशिप को बिटवीन द इंडिविजुअल और एनवायरनमेंट, जो परसीव करता है एज अ टैक्सिंग और एक्सीडिंग वंस रिसोर्सेज। ये अराइज होता है फ्रॉम वेरी डिमांड्स जो प्लेस्ड होती है ऑन द बॉडी एंड माइंड एंड प्रोड्यूस करती है फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिएक्शन। स्ट्रेस जो है वो समटाइम मोटिवेट करता है फॉर प्रोडक्टिव एक्शन, बट येट प्रोलॉन्ग स्ट्रेस जो है वो अफेक्ट करता है आपकी हेल्थ और उसकी फंक्शनिंग को। अब आते हैं हम सबसे पहले टाइप ऑफ स्ट्रेस पे। तो फर्स्ट आता है आपका यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस जो है आपका पॉजिटिव स्ट्रेस है जो आपको मोटिवेट करता है एक्शन लेने के लिए और एनहेंस करता है आपकी परफॉर्मेंस को। ये एनर्जाइज करता है इंडिविजुअल को और हेल्प करता है उसके गोल अचीवमेंट में। सेकंड इज न्यू स्ट्रेस। न्यू स्ट्रेस जो है आपका न्यूट्रल स्ट्रेस होता है, ना तो ये हार्मफुल होता है ना ही बेनिफिशियल। ये आता है इंफॉर्मेशन या इवेंट से जिसका इंडिविजुअल के ऊपर कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता। नेक्स्ट इज डिस्ट्रेस। डी स्ट्रेस रेफर करता है आपके नेगेटिव स्ट्रेस को जो हैम्पर करता है फंक्शनिंग को। इसकी वजह से फिजिकल, इमोशनल, कॉन्जिनेटिव सिम्टम्स भी हो सकते हैं और वेलबींग का रिस्क भी हो सकता है। नेक्स्ट इज एक्यूट स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस जो है वो अकर होता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जब भी कोई इमीडिएट डिमांड आ जाती है, जैसे कि आपका एग्जाम या कोई इंटरव्यू। एंड द फिफ्थ इज क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस जो है वो लास्ट रहता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, जैसे कि आपका कोई ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट या प्रोलॉन्ग वर्कलोड। ये इसकी वजह से क्यूमुलेटिव स्ट्रेन हो सकता है, आपकी इम्यूनिटी को हार्म कर सकता है, कार्डियोवास्कुलर और आपकी इमोशनल वेलबींग को भी हार्म कर सकता है। अब आता है आपका फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो फर्स्ट इज इमरजेंसी रिस्पॉन्स। कैनन ने टर्म किया था इसको एज अ बॉडीज इमरजेंसी मैकेनिज्म जो एक्टिवेट होती है आपके थ्रेटनिंग सिचुएशन के अंदर। सेकेंड इज सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन। ये बॉडी को प्रिपेयर करती है कि आइदर आप उसको कन्फ्रंट करें, फाइट करें या एस्केप करें, मतलब फ्लाइट करें फ्रॉम थ्रेट बाय एक्टिवेटिंग द सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। थर्ड इज फिजियोलॉजिकल चेंज। की चेंजेस जैसे स्वेटिंग, ड्राई माउथ, इंक्रीज पल्स एंड ब्लड प्रेशर, रैपिड ब्रीदिंग, वाइडेड प्यूपिल एंड मसल टेंशन जो है वो दिखते हैं। फोर्थ इज एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो एनर्जी जो होती है वो शिफ्ट हो जाती है नॉन एसेंशियल सिस्टम से रिक्वायर्ड इमीडिएट सर्वाइवल के टूवर्ड्स। फिफ्थ इज रिस्टोरेशन ऑफ होमोथीसिस। एक बार आपका थ्रेट खत्म हो जाता है तो बॉडी जो है वो वापस से नेचुरल स्टेडी स्टेट पर आ जाती है। एग्जाम्पल, अगर आप कभी कोई स्नेक एनकाउंटर कर रहे हैं तो आप फाइट या फ्लाइट मोड पर आएंगे और बॉडी को उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करेंगे फॉर द रैपिड एक्शन। अब आता है आपका जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, दैट इज गैस। ये आपका 3 स्टेज मॉडल है, हैंसलाइन ने प्रपोज किया था। ये स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है एक प्रिडिक्टेबल 3 स्टेज रिस्पॉन्स पैटर्न पे। फर्स्ट होता है स्टेज 1, दैट इज अलार्म रिएक्शन। आपकी बॉडी जो है वो इमीडिएट रिएक्शन देती है जिसमें आपका लोअर रेजिस्टेंस, एक्टिवेशन ऑफ ऑटोनॉमिक और एंडोक्राइन सिस्टम होता है। सेकेंड इज स्टेज 2 रेजिस्टेंस, जिसमें आपकी बॉडी अटेम्प्ट करती है टू अटैक टू द स्ट्रेसर। फिजियोलॉजिकल फंक्शन स्टेबलाइज हो जाता है और आपकी बॉडी जो है वो रिमेन अलर्ट पे रहती है। थर्ड इज स्टेज 3 जैसे, दैट इज एग्जॉशन। जब आपका स्ट्रेस जो है वो कंटिन्यू रहता है बियॉन्ड योर बॉडी कैपेसिटी तो रिसोर्सेज जो है वो डिप्लीट होने लगते हैं जिसकी वजह से फटीग, इलनेस या ब्रेकडाउन हो सकता है। एंड द फिफ्थ इज हार्मोनल एक्टिविटी। जैसे ही आपका नोरिफेरिन एंड कोस्ट्रल जो है वो रिलीज होता है तो ये सपोर्ट करता है एनर्जी प्रोडक्शन और साइकोलॉजिकल
फिजियोलॉजिकल अराउजल को। और उसके बाद आएगा बच्चों आपका क्रिटिकल नोट एंड ये कंक्लूजन। हमने आपको यहाँ पे एक मेमोरी एंकर दिया हुआ है, ये बेसिकली आपको हेल्प के लिए है ताकि आप आंसर को रिटेन कर सकें और याद कर सकें। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द स्ट्रेस प्रोनेसनेस एंड डिस्क्राइब द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द स्ट्रेस प्रोसेसनेस। और ये है आपका 10 मार्क्स का। तो सबसे पहला आता है आपका इंट्रोडक्शन। स्ट्रेस प्रोसेसनेस जो है वो रेफर करता है इंडिविजुअल की वनरेबिलिटी को और टेंडेंसी को टू एक्सपीरियंस द स्ट्रेस मोर फ्रिक्वेंटली एंड इंटेंसली देन द अदर्स। ये जो वनरेबिलिटी अराइज होती है फ्रॉम स्टेबल साइकोलॉजिकल पैटर्न, पर्सनालिटी ट्रेट्स और बिहेवियर टेंडेंसी से, जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि कैसे पर्सन जो है वो परसीव करता है और रिएक्ट करता है टू द स्ट्रेसर। जब आप इन फैक्टर को अंडरस्टैंड करते हैं तो ये बहुत क्रूशियल होते हैं, बिकॉज ये डिटरमाइन करते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो कैसे उसको कोप अप करेगा इफेक्टिवली और बिकम द ओवरवेल्म लीडिंग टू नेगेटिव हेल्थ एंड इमोशनल आउटकम। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका डेफिनेशन ऑफ अ स्ट्रेस प्रोसेसनेस प्रोनेनेस। स्ट्रेस प्रोनेनेस जो है वो एक डिग्री है जिसमें इंडिविजुअल जो है वो प्री डिस्पोज और एक्सपीरियंस करता है स्ट्रेस को बिकॉज ऑफ सर्टेन पर्सनैलिटी ट्रेट, एटीट्यूड एंड बिहेवियर पैटर्न्स की वजह से। इंडिविजुअल्स जो है वो डिफर है बिकॉज ऑफ देयर लाइवलीहुड ऑफ डेवलपिंग स्ट्रेस, और ये जो डिफरेंसेस होते हैं वो अराइज होते हैं इंटरनल फैक्टर से रेदर देन द एक्सटर्नल स्ट्रेसर अलोन। अब आते हैं आपके कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। अब आता है इसमें सबसे पहले टाइप ए पर्सनालिटी। टाइप ए जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो हाईली कॉम्पिटिटिवनेस होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, रेस्टलेसनेस होती है, कॉन्स्टेंट सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है उनमें, वो ओवरवर्क करते हैं, मल्टीटास्क करते हैं, एक्सेसिवली रिएक्ट करते हैं स्ट्रांगली टू द डिलेज, और जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा वनरेबल होते हैं टू द स्ट्रेस। नेक्स्ट आता है आपका हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी जो है वो की कंपोनेंट है टाइप ए बिहेवियर का। इसमें एंगर, सिनिज्म, इरिटेबिलिटी और मिसट्रस्ट ऑफ अदर आता है। और हॉस्टाइल इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो ईजिली अराउज हो जाते हैं इमोशनली और फिजियोलॉजिकली, जिससे उनका स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ रिस्क जो होता है वो और इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिस्ट जो है वो एक अनरियलिस्टिकली हाई स्टैंडर्ड जो है वो सेट कर देते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए, और कॉन्स्टेंटली उनमें फेलियर का फियर रहता है। वो ओवर एनालिसिस करते हैं मिस्टेक्स का और फील होते हैं डिससेटिस्फाइड इवन विद द गुड आउटकम्स, जिसकी वजह से वो क्रॉनिकली ही स्ट्रेस रहते हैं। नेक्स्ट इज प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेटर्स जो हैं वो डिले करते हैं नेसेसरी टास्क को, जिसकी वजह से टाइम प्रेशर बढ़ता है, गिल्ट बढ़ता है, पुअर परफॉर्मेंस भी, और ये एक्यूमुलेट कर लेते हैं वर्कलोड को, और लास्ट मिनट रश की वजह से उनको स्ट्रेस लेवल फील होता है। फिफ्थ इज लर्न हेल्पलेसनेस एंड लर्न पेसिसिज्म। ये जो फैक्टर है ये उन इंडिविजुअल से रेफर करते हैं जो बिलीव करते हैं कि उनका इवेंट्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। वो इनकेपेबल फील करते हैं ऑफ चेंजिंग नेगेटिव सिचुएशन, और उनका ये नेगेटिव बिलीफ सिस्टम जो है उनके इमोशनल स्ट्रेन को और इंक्रीज कर देता है और उसके स्ट्रेस को और भी ज़्यादा वनरेबल बना देता है। नेक्स्ट इज लो सेल्फ एफिशिएंसी। पीपल जिनकी लो बिलीफ होता है उनकी एबिलिटी के अंदर कि वो अपने चैलेंजेस को हैंडल नहीं कर सकते इन अ प्री रिसीव सिचुएशन, तो और भी ज़्यादा थ्रेटनिंग होता है और उनको और भी ज़्यादा स्ट्रेस प्रॉन बनाता है। नेक्स्ट इज नेगेटिव कॉन्टिनेटिव स्टाइल। थिंकिंग पैटर्न जो होता है वो फोकस करता है उनके फेलियर, वर्स्ट केस आउटकम्स और पर्सनल एडिक्वेसी पे, जिसकी वजह से उनकी जो सेंसिटिविटी होती है स्ट्रेस की वो और ज़्यादा ट्रिगर कर जाती है। एंड द एट्थ इज इनइफेक्टिव कोपिंग पैटर्न। जब इंडिविजुअल रिलाई कर लेते हैं अवॉइडेंस, डिनाइल और इमोशनल रिएक्टिविटी पे इंस्टेंट ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो वो अपने स्ट्रेस को रिड्यूस नहीं कर पाते, और ये जो पैटर्न है रीइंफोर्स कर देता है स्ट्रेस प्रॉनेस। और एट लास्ट बच्चों आपका क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन। चलिए थर्ड पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको शॉर्ट नोट लिखना है 150 वर्ड्स में। फर्स्ट है आपका मॉडरेटर ऑफ द स्ट्रेस एंड सेकंड है आपका कॉन्जिनेटिव अप्रेजल मॉडल ऑफ अ स्ट्रेस। पहले आते हैं हम मॉडरेटर ऑफ स्ट्रेस पे। मॉडरेटर ऑफ स्ट्रेस जो है वो फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि कैसे जो स्ट्रेसर है वो स्ट्रांगली अफेक्ट करता है इंडिविजुअली। ये डिटरमाइन करते हैं कि कुछ लोग जो है वो हाई स्ट्रेस जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं सेम सिचुएशन में, वाइल जो दूसरे हैं वो इफेक्टिवली उसको कोप अप कर लेते हैं। ये जो फैक्टर है हेल्प करते हैं बफर, रिड्यूस और इंटेंसिफाई करने को स्ट्रेस रिएक्शन को, और प्ले करते हैं मेजर रोल आपके साइकोलॉजिकल और फिजिकल वेलबींग के अंदर। अब आते हैं आपके की मॉडरेटर्स। तो पहला आता है आपका पर्सनालिटी फैक्टर।
ट्रेड्स जैसे ऑप्टिमिज्म, इमोशनल स्टेबिलिटी, पॉजिटिव सेल्फ बिलीव रिड्यूस करता है स्ट्रेस इम्पैक्ट को। वहीं पर नेगेटिव ट्रेड्स जो है आपकी वनरेबिलिटी को और इंक्रीज कर देते हैं। सेकेंड इज सोशल सपोर्ट। सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड एंड पीयर रिड्यूस करता है स्ट्रेस को इंटेंसिटी बाय प्रोवाइडिंग अ इमोशनल, इंफॉर्मेशनल एंड प्रैक्टिकल हेल्प। थर्ड इज कोपिंग स्किल। इफेक्टिव कोपिंग मैथड जैसे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट, सीकिंग हेल्प लोअर करता है आपके स्ट्रेस लेवल को और अवॉइड करता है आपके स्ट्रेस को इंक्रीज होने से। फोर्थ इज प्री रिसीव कंट्रोल। इंडिविजुअल जो बिलीव करते हैं कि उनका हर सिचुएशन के ऊपर अपना कंट्रोल है, वो एक्सपीरियंस करते हैं लेस स्ट्रेस ज़्यादा देन जो हेल्पलेस फील करते हैं। एंड द फिफ्थ इज पास्ट एक्सपीरियंस। प्रीवियस सक्सेसफुल कोपिंग जो है वो बिल्ड करता है रेजिलेंस को, वेयर एज रिपीटेड फेलियर इंक्रीज करता है आपकी स्ट्रेस की सेंसिटिविटी को। नेक्स्ट बी पार्ट जो है वो आपसे पूछा गया था कॉन्जिनेटिव अप्रेजल मॉडल ऑफ स्ट्रेस। पहला आएगा आपका बच्चे इंट्रोडक्शन। तो कॉन्जिनेटिव अप्रेजल मॉडल जो है वो प्रपोज किया था लैजरस ने, जिसने एक्सप्लेन किया था कि स्ट्रेस जो है वो इंडिविजुअल के इंटरप्रिटेशन ऑफ सिचुएशन का रिजल्ट है रेदर देन द सिचुएशन इटसेल्फ। और ये हाईलाइट करता है कि कैसे थॉट्स, इवेल्युएशन एंड परसेप्शन जो है वो स्ट्रेस को शेप करते हैं। अब आता है आपके मेन कंपोनेंट्स। तो फर्स्ट आता है आपका प्राइमरी अप्रेजल। इंडिविजुअल जो इवेल्युएट करते हैं कि जो इवेंट है इररेलेवेंट है या पॉजिटिव है या थ्रेटन और डेंजर है। थ्रेटनिंग इवेंट जो है वो ट्रिगर कर देता है आपके स्ट्रेस रिएक्शन को। सेकंड इज सेकेंडरी अप्रेजल। पर्सन जब उसको इवेल्युएट करता है अवेलेबल रिसोर्सेज को टू डील विद द स्ट्रेसर, और अगर रिसोर्सेज जो है वो इनसफिशिएंट होंगे तो स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड इज इंटरेक्शन ऑफ अप्रेजल। स्ट्रेस जो है वो अराइज होता है सिचुएशन के अंदर जब आपका थ्रेटनिंग जो है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है और आपको लगता है कि कोपिंग रिसोर्सेज जो हैं वो इनएडिक्वेट हैं। फोर्थ इज रीअप्रेजल। आफ्टर कोपिंग द एफर्ट्स, इंडिविजुअल जो है वो रीअसेस करता है सिचुएशन को, जो इंक्रीज भी कर सकती है और रिड्यूस भी कर सकती है आपके स्ट्रेस को। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन के टूवर्ड्स। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन अ परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी, और ये भी है आपके 10 मार्क्स का। सबसे पहले आएगा आपका इंट्रोडक्शन। स्ट्रेस जो है वो प्रोड्यूस होता है बाय अ रेंज ऑफ फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियर रिएक्शंस की वजह से, जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल की एबिलिटी टू वर्क को इफेक्टिवली। परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी जो है वो डिपेंड होती है आपके ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ कॉन्जिनेटिव इमोशनल फिजियोलॉजिकल सिस्टम पे, और ये डिस्टर्ब कर देती है बाय आपके प्रोलॉन्ग स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस जो है वो आपकी एक्यूरेसी, एफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग और इंटरपर्सनल फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। अब आता है आपका इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। फर्स्ट आता है आपका डिक्रीज कंसंट्रेशन। स्ट्रेस डिस्टर्ब करता है अटेंशन एंड फोकस को। इंडिविजुअल जो है उनको डिफ़िकल्ट लगता है कि अपने कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखना, जिसकी वजह से वो फ्रीक्वेंट मिस्टेक करते हैं और पुअर टास्क एग्जीक्यूट करते हैं। सेकेंड इज इम्पेयर्ड मेमोरी। स्ट्रेस जो है वो नेगेटिवली इफेक्ट करता है रिकॉल एंड रिटेंशन। इंडिविजुअल जो है वो इंस्ट्रक्शंस भूल जाते हैं, डेडलाइंस भूल जाते हैं, एसेंशियल डिटेल्स, और उससे उनकी वर्क क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। थर्ड इज रिड्यूस डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। स्ट्रेस जो है वो इंटरफेयर करता है जजमेंट के साथ। लोग जो है वो मे बी इम्पल्सिव डिसीजन ले सकते हैं या डिले कर सकते हैं इंपॉर्टेंट चॉइसेस को बिकॉज ऑफ कन्फ्यूजन या ओवर थिंकिंग की वजह से। फोर्थ इज डिक्लाइन इन वर्क एफिशिएंसी। जब आपका स्ट्रेस अफेक्ट होता है फिजिकल या साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग जो होती है, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी जो होती है काम करने की वो कम हो जाती है और आपकी प्रोडक्टिविटी लोअर हो जाती है। फिफ्थ इज इंक्रीज्ड एरर। पुअर फोकस और फटीक की वजह से इंडिविजुअल जो हैं वो ज़्यादा एरर्स कमिट कर सकते हैं। इवन रूटीन और सिंपल टास्क भी जो होता है उसमें भी वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। सिक्स्थ है आपका लोअर मोटिवेशन। स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस करता है एंथुजियाज्म और एंगेजमेंट को। वर्कर्स जो हैं वो इमोशनली ड्रेन और लेस कमिटेड होते हैं टुवर्ड्स द गोल एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड इज एब्सेंटिज्म एंड प्रेजेंटिज्म। स्ट्रेस जो है वो फ्रीक्वेंट सिकनेस, बर्नआउट और विड्रॉल फ्रॉम वर्क की वजह से भी हो सकता है। इवन अगर आप प्रेजेंट हैं, इंडिविजुअल जो है वो अनेबल हो सकता है इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट इज पुअर इंटरपर्सनल बिहेवियर। स्ट्रेस इंक्रीज करता है आपकी इरिटेटेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट को विद द कोवर्कर्स। रिलेशनशिप्स इशू जो होते हैं वर्क पे फर्दर हैम्पर करते हैं टीम की प्रोडक्टिविटी को। नेक्स्ट इज डिक्लाइन इन अ फिजिकल हेल्थ। स्ट्रेस अफेक्ट करता है आपकी स्लीप को, कार्डियोवास्कुलर फंक्शनिंग को एंड इम्यूनिटी को, और पुअर हेल्थ की वजह से आपका स्टेमिना रिड्यूस हो सकता है और लोअर प्रोडक्टिविटी आती है वर्क में। नेक्स्ट इज इमोशनल एग्जॉशन। कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस जो है उससे आपको फिटीक और बर्नआउट रहता है। इंडिविजुअल जो ओवरवेल्म फील करते हैं, मेंटली डिप्लीटेड,
उनकी जो परफॉर्मेंस है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्क ओवरलोड एंड फटीग। स्ट्रेस जो है वो इंड्यूस करता है एग्जॉशन को, जिससे आपकी कैपेसिटी जो होती है वर्कलोड हैंडल करने की वो कम हो जाती है, और फटीग जो है आपकी परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा इम्पॉसिबल बना देता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज स्लीप ओवर टू द अदर लाइफ एरिया। स्ट्रेस आपकी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करता है, आपकी वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी को, और वाइस वर्सा, और इससे आपका एक डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस का साइकिल जो है वो क्रिएट हो जाता है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर बी के टुवर्ड्स। सेक्शन बी स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट आप देख सकते हैं हमारी टीम ने आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर आंसर जो है वो प्रेजेंट करके दिए हैं, जो अकॉर्डिंग टू योर इग्नू मार्किंग स्कीम है, और ये आपको समझने में, अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इजी है। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको अभी हमारी टीम को कांटेक्ट करना है, उनसे लास्ट 5 ईयर के पेपर लेने हैं विद सॉल्यूशन, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स जो हैं वो स्कोर कर सको। उसके लिए आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट उन्नति एजुकेशंस पर जा सकते हैं, जहाँ पे आपको इग्नू पर क्लिक करना है और आपको एडमिशन, जहाँ पे आपको सॉल्व असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, गेस्ट पेपर, इग्नू नोट्स सब अवेलेबल है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेक्शन बी के टुवर्ड्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, डिफाइन कोपिंग एंड डिस्क्राइब अडेप्टेटिव एंड मॉल अडेप्टेटिव कोपिंग, और ये भी है आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन। कोपिंग रेफर करता है उस तरीके से जिसमें इंडिविजुअल डील करते हैं अपने स्ट्रेस के साथ, जो अपनी डेली लाइफ में वो एक्सपीरियंस करते हैं। ये इंक्लूड करता है आपका कॉन्जिनेटिव और बिहेवियर एफर्ट्स को, जो इसका इंटेंट होता है टू मैनेज एक्सटर्नल और इंटरनल डिमांड्स। कोपिंग जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, बिकॉज ये डिटरमाइन करता है जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस है, मैनेज है या इंटेंसिफाइड है। अब हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ कोपिंग पे। कोपिंग को डिस्क्राइब किया जाता है एज अ मेथड ऑफ इंडिविजुअल जो डील करते हैं, एज अ मेथड जो इंडिविजुअल यूज़ करते हैं टू डील विद द स्ट्रेस। ये इन्वॉल्व होता है आपके कॉन्शियस अटेम्प्ट के लिए, जो रिड्यूस, टॉलरेट और ओवरकम करते हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन को थ्रू वेरियस स्ट्रैटेजीज, जो मे बी इफेक्टिव या इनइफेक्टिव भी हो सकती है। फर्स्ट आता है आपका एडेप्टेटिव कोपिंग। उसका पहला पॉइंट है आपका प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग। ये इन्वॉल्व करता है आपका, आप डायरेक्टली एड्रेस करते हो स्ट्रेसर को बाय प्लानिंग, एनालाइजिंग और चेंजिंग द सिचुएशन। सेकेंड इज इमोशनल फोकस्ड कोपिंग। ये हेल्प करता है आपके रेगुलेट करने को इमोशनल रिस्पॉन्स को थ्रू रिलैक्सेशन, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग और रीफ्रेमिंग द थॉट्स। थर्ड इज प्रोएक्टिव कोपिंग। प्रिपेयर करता है एडवांस में पोटेंशियल स्ट्रेसर को और रिड्यूस करता है उसके इम्पैक्ट को थ्रू द प्लानिंग। फोर्थ इज सीकिंग सोशल सपोर्ट। इन्वॉल्व करता है ऑब्टेनिंग इमोशनल एंड प्रैक्टिकल हेल्प फ्रॉम द फैमिली, फ्रेंड्स और पीयर्स। एंड द फिफ्थ इज पॉजिटिव रीअप्रेजल, कि आप उस सिचुएशंस की तरफ देखते हैं फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव और बिल्डिंग करते हैं अपने रेजिलेंस को। अब आ जाता है आपका मॉल एडेप्टिव कोपिंग। तो फर्स्ट इज अवॉइडेंस कोपिंग। आप इग्नोर करते हैं, एस्केप करते हैं प्रॉब्लम को विदाउट एड्रेसिंग इट। सेकेंड इज विड्रॉल। सोशल आइसोलेशन और इमोशनल डिटैचमेंट आपके स्ट्रेस को और भी ज़्यादा वर्स कर देती है। थर्ड इज सब्सटेंस मिसयूज़। आप ड्रग्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, अल्कोहल पे, जिससे आप टेम्परेली उस स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। फोर्थ इज एग्रेशन एंड इरिटेबिलिटी। इमोशनल रिएक्शन जो है वो आपके रिलेशनशिप को डैमेज करता है और एक्सेलेट कर देता है टेंशन को। एंड द लास्ट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। आप टास्क को डिले करते हैं, जिससे आपका प्रेशर और इंक्रीज होता है और उसके नेगेटिव आउटकम्स आते हैं। और लास्ट में बच्चों आपका कंक्लूजन। अब हम आते हैं अपने 6 क्वेश्चन के टुवर्ड्स। 6 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, डिस्क्राइब द रिलैक्सेशन टेक्निक एंड माइंडफुलनेस एज अ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। ये है आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 5+5। तो सबसे पहले आएगा बच्चों हमारा इंट्रोडक्शन। रिलैक्सेशन टेक्निक और माइंडफुलनेस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बिहेवियर मेथड है, जो यूज़ किया जाता है आपके फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। ये टेक्निक्स जो हैं वो आपकी बॉडी को काम रखती हैं, रेगुलेट करती हैं ब्रीदिंग को, एनहेंस करती हैं मेंटल क्लैरिटी को। ये हेल्प करते हैं इंडिविजुअल को कि आप बैलेंस को रिगेन कर सके बाय रिड्यूसिंग सिंपैथेटिक अराउजल एंड प्रमोटिंग अ इमोशनल रेगुलेशन। अब आता है आपका रिलैक्सेशन टेक्निक। रिलैक्सेशन टेक्निक में सबसे पहला आता है आपका डीप ब्रीदिंग। स्लोज ब्रीदिंग रेट आपके मसल्स टेंशन को रिड्यूस करता है और एक्टिवेट करता है आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। सेकेंड इज प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, PMR। ये इन्वॉल्व करता है आपके ऑल्टरनेटिव टेंशन एंड रिलैक्सेशन करता है आपके मेजर मसल ग्रुप्स को, जिससे आपका फिजिकल स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस होता है। थर्ड इज ऑटोजेनिक ट्रेनिंग। आप सेल्फ सजेशन जैसे कि माई आर्म्स फील लाइट एंड वार्म
यूज़ करते हैं ताकि आप रिलैक्सेशन फील कर सकें। फोर्थ इज़ मेडिटेशन, फोकस करते हैं अटेंशन ऑन अ मंत्र और ब्रीथ पर, जिससे आपका मेंटल डिस्ट्रैक्शन जो है वो रिड्यूस होता है और माइंड जो है वो काम होता है। फिफ्थ इज़ योगा, इंटीग्रेट करते हैं फिजिकल पोस्चर, ब्रीथिंग एंड कंसंट्रेशन, जिससे आपका इमोशनल बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। सिक्स्थ इज़ गाइडेड इमेजरी, इन्वॉल्व है आपका मेंटल विजुअलाइजेशन, जिसमें आप पीसफुल सेंस करते हैं और रिड्यूस करते हैं एंजाइटी और इंड्यूस करते हैं कामनेस को। सेवंथ इज़ बायो फीडबैक, ये टीच करता है इंडिविजुअल को कि कैसे आप फिजियोलॉजिकल चेंजेस को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे पल्स, मसल टेंशन, और ये आप मॉनिटरिंग डिवाइसेस का यूज़ करके कर सकते हैं। अब आता है आपका माइंडफुलनेस। तो फर्स्ट इज़ प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, माइंडफुलनेस इन्वॉल्व करता है कि आपको अभी के टाइम पे अटेंशन देना है विदाउट एनी जजमेंट। सेकेंड इज़ नॉन रिएक्टिव ऑब्जर्वेशन, एनकरेज करता है कि आप थॉट्स को नोटिस करें, फीलिंग्स को, विदाउट ट्राइंग टू चेंज देम। थर्ड इज़ ब्रीथ अवेयरनेस, फोकस करें अपनी ब्रीदिंग पर टू द एंकर्स अटेंशन और रिड्यूस करें अपने थॉट्स को। फोर्थ इज़ रिड्यूस अराउजल, माइंडफुलनेस जो है वो रिड्यूस करती है आपके सिंपैथेटिक एक्टिवेशन को, स्टेबलाइज करती है मूड को। एंड द फिफ्थ इज़ इम्प्रूव स्कोपिंग, एनहेंस्ड इमोशनल रेगुलेशन जो है वो रिड्यूस करते हैं इम्पल्सिव रिएक्शन को टू द स्ट्रेस। और एट लास्ट आपका कंक्लूजन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन इफेक्टिव एंड सिस्टमैटिक मैनेजमेंट ऑफ टाइम, इलेसिडेट द टेक्निक ऑफ अ टाइम मैनेजमेंट, और ये है आपका 5+5 10 मार्क्स का। सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले आएगा बच्चों आपका इंट्रोडक्शन। टाइम मैनेजमेंट जो है वो रेफ़र करता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग को, कि कैसे आप टाइम को यूज़ करेंगे इफेक्टिवली ताकि अपने गोल्स को आप मीट कर सकें। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट जो है वो स्ट्रेस को रिड्यूस करता है बाय गिविंग अ स्ट्रक्चर, एनहेंस प्रोडक्टिविटी, और अनेबल करता है इंडिविजुअल को टू हैंडल द रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट बीइंग अ ओवरवेल्म। अब आता है आपका इफेक्टिव एंड सिस्टमैटिक मैनेजमेंट ऑफ टाइम। फर्स्ट पॉइंट इज सेटिंग अ क्लियर गोल। सबसे पहले आपको शॉर्ट टर्म गोल्स को आइडेंटिफाई करना है, लॉन्ग टर्म गोल को आइडेंटिफाई करना है और एक डायरेक्शन देनी है ताकि कोई कन्फ्यूजन जो है वो थोड़ी कम हो सके। सेकेंड इज प्रायोरिटाइजिंग द टास्क। आपको डिस्टिंग्विश करना है कि आपका अर्जेंट वर्क कौन सा है, इंपॉर्टेंट वर्क कौन सा है, और आपके नॉन एसेंशियल टास्क जो है वो आपकी एफिशिएंसी को और इम्प्रूव करते हैं। थर्ड इज क्रिएटिंग अ शेड्यूल। स्ट्रक्चर प्लान जो है वो हेल्प करते हैं कि आप टाइम को इफेक्टिवली अलॉट कर सके और आपका लास्ट मिनट प्रेशर जो है वो अवॉइड हो सके। फोर्थ इज अवॉइडिंग अ प्रोक्रास्टिनेशन। जब आप टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं, टाइम रिड्यूस कर देता है आपका वर्क ओवरलोड, एक्यूमुलेशन को और स्ट्रेस को। फिफ्थ इज बैलेंसिंग वर्क एंड रेस्ट। अगर आप ब्रेक्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो इससे आपकी फटीग भी नहीं होती और आपकी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करता है। एंड द लास्ट इज मॉनिटरिंग प्रोग्रेस। रेगुलर सेल्फ इवेल्युएशन जो है वो आपको हेल्प करता है मेंटेन मोटिवेशन और एडजस्ट द प्लान। अब आता है आपका टेक्निक ऑफ अ टाइम मैनेजमेंट, जिसमें फर्स्ट आता है आपका टू डू लिस्ट। तो पहले आप टास्क जो है उसकी लिस्टिंग करेंगे, इंश्योर करेंगे अपनी क्लैरिटी और प्रिवेंट करेंगे कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूले नहीं। सेकेंड इज टाइम ब्लॉकिंग। असाइन करेंगे सबसे पहले फिक्स टाइम स्लॉट जिस पे आपका जो टास्क है उसका फोकस इंक्रीज रहेगा और रिड्यूस करेंगे डिस्ट्रैक्शंस को। थर्ड इज ABC एनालिसिस। कैटेगराइज करेंगे टास्क को, A हाईली प्रायोरिटी, B मॉडरेट, C लो, और उससे आपकी प्लानिंग जो होगी वो और इम्प्रूव होगी। फोर्थ इज स्मार्ट गोल टेक्निक्स। गोल्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट और टाइम बाउंड होने चाहिए। फिफ्थ इज अवॉइडिंग अ टाइम वेस्टर। रिड्यूस करेंगे डिस्ट्रैक्शंस को जैसे एक्सेसिव फ़ोन यूज़ और अनप्लान्ड कन्वर्सेशंस। एंड द फोर्थ इज लास्ट इज डेलीगेशन, जिसमें आप टास्क को शेयर करेंगे जहाँ पे पॉसिबल हो सकता है ताकि आपका वर्कलोड जो है वो रिड्यूस हो सके और आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो सके। अब हम आते हैं अपने 8th क्वेश्चन पर स्टूडेंट्स, और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम सॉल्विंग एज अ मेथड ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस, इलेसिडेट द स्टेप्स इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये है आपका 10 मार्क्स का 4+6। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने इंट्रोडक्शन पर। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? आपका एक सिस्टमैटिक मेथड है जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं और रिजॉल्व करते हैं स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग सिचुएशंस को। ये रिड्यूस करता है स्ट्रेस को बाय प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर, एनहेंसिंग कंट्रोल एंड ट्रांसफॉर्म करता है प्रॉब्लम्स को इन मैनेजेबल टास्क। स्पेशली ये इफेक्टिव होता है जब आपका स्ट्रेस अराइज होता है एक्सटर्नल और चेंजेबल सर्कमस्टांसिस की वजह से। अब आता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एज अ स्ट्रेस मैनेजमेंट।
जिसमें सबसे पहला आता है आपका प्रोवाइड स्ट्रक्चर। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो ऑर्गेनाइज करता है स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को इनटू अंडरस्टैंडेबल पार्ट्स। सेकेंड इज एनहेंस कंट्रोल, ये हेल्प करता है इंडिविजुअल को कि वो कैपेबल फील करे ऑफ इन्फ्लुएंसिंग आउटकम और रिड्यूस करे हेल्पलेसनेस को। थर्ड इज रिड्यूस इमोशनल डिस्ट्रेस, लॉजिकल स्टेप्स जो है वो रिप्लेस कर देता है इमोशनल रिएक्टिविटी को विद द प्लान एक्शन। फोर्थ इज इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, हेल्प करता है टू इवेल्युएट ऑल्टरनेटिव और आप बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को चूज कर सकते हैं। एंड द फिफ्थ इज इंक्रीज कॉन्फिडेंस, सक्सेस जो है जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी सेल्फ एफिशिएंसी बिल्डअप होती है और रेजिलेंस भी। अब नेक्स्ट आपसे पूछा गया था स्टेप्स इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड करेंगे कि स्ट्रेसेस का एग्जैक्ट नेचर क्या है, उसकी बहुत क्लैरिटी के साथ उसको डिफाइन करेंगे। सेकंड इज जनरेटिंग अ अल्टरनेटिव, क्रिएट करेंगे मल्टीपल सॉल्यूशन विदाउट एनी इमीडिएट जजमेंट। थर्ड इज इवेल्युएटिंग ऑप्शन, असेस करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस को ऑफ द ईच अल्टरनेटिव। फोर्थ इज सेलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन, चूज करेंगे मोस्ट प्रैक्टिकल और इफेक्टिव ऑप्शन को। फिफ्थ इज इम्प्लीमेंटेटिंग द सॉल्यूशन, आप एक्शन को सिस्टमेटिकली रिजॉल्व करेंगे, आप एक्शन लेंगे और सिस्टमेटिकली रिजॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। एंड द लास्ट इज रिव्यूइंग द आउटकम, आप इवेल्युएट करेंगे कि सॉल्यूशन वर्कड हुआ या नहीं और आप उसके अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट करेंगे। तो स्टूडेंट ये था आपका BPCS 186 का जून 2025 का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। बाकी के क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशंस के लिए लास्ट 5 ईयर के हमारी टीम को अभी कांटेक्ट करें, स्मार्टली वर्क करें और पढ़ें और अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट की चाहिए। थैंक यू।